जीएस विद जीडी में आज हम बात करेंगे चीन के संवैधानिक विकास की, कि चीन का संवैधानिक विकास किस प्रकार से होता है। दरअसल यह संवैधानिक विकास 19वीं सदी से प्रारंभ होता है और 20वीं सदी के मध्य तक चीन का जो संविधान है वह और राष्ट्रीय इतिहास जो 19वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी के मध्य तक का जो भी इतिहास है उसे हम यह कह सकते हैं कि यह साम्राज्यवादी कुचक्रों का इतिहास है। इस दौर में साम्राज्यवादी कुचक्र बहुत ज़्यादा रचे गए, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचे गए और इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है अफीम युद्ध की। क्या आप जानते हैं कि अफीम युद्ध क्या है? दरअसल अफीम युद्ध और इसके साथ हम अगर एक चीज को और ऐड कर दें तो उसे हम कह सकते हैं कि चीन में साम्राज्यवादी शक्ति का हस्तक्षेप क्या है। अफीम युद्ध के बारे में पहले हम जान लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे आपको कई विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है जो कि सामान्यतः आपको आसानी से हमारे YouTube चैनल जीएस विद जीडी पर उपलब्ध है। तो चीन जो है, चीन की चाय और चीन के रेशमी कपड़े तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों की यूरोप में बहुत ही डिमांड थी। खास तौर पे चीन के चाय, चीन के रेशमी कपड़े और चीनी मिट्टी के बर्तन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसके बदले में चीन वाले कुछ लेने को तैयार नहीं थे। यूरोपियनों से कोई भी माल खरीदने को तैयार नहीं थे, वो केवल अपना बेचने को तैयार रहते थे। और जब ये ऐसा हुआ तो एक तरह से भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई कि यूरोपियन को चीनी अपना माल तो बेचते हैं, लेकिन चीनी यूरोपियन से बदले में कोई माल नहीं खरीद रहे हैं। तो ब्रिटेन ने एक युक्ति निकाली। ब्रिटेन ने युक्ति यह निकाली कि ये जो है हिंदुस्तान में, जब उस समय भारत में भी ब्रिटेन का कब्जा था, तो ब्रिटेन ने क्या किया कि हिंदुस्तान में अधिक से अधिक अफीम का उत्पादन किया और इसे चीन को बेचने लगे। यानी कि जो चीनी मिट्टी के बर्तन, रेशमी कपड़े और चाय वो चीन से लेते थे, उसके एवज में ये चीनियों को अफीम देने लगे और अफीम की तस्करी करने लगे एक तरह से। तो अफीम की तस्करी ने ब्रिटिश पूंजीपतियों को बहुत ही लाभ कमाया, बहुत ही मुनाफा कमाया ब्रिटिश पूंजीपतियों ने अफीम के तस्करी से। तो चीन ने प्रारंभ में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही विदेशी व्यापार पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया कि यहाँ पर हमारे साथ ये विदेशी व्यापार नहीं हो सकते हैं। लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ गया कि ब्रिटेन वाले उसके साथ बहुत ही जबरदस्त षड्यंत्र कर रहे हैं और इस षड्यंत्र को सल्टाने के लिए सरकार ने जो जहाज अफीम लाद करके ले आते थे, उन जहाजों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तो जब तलाशी लेनी शुरू करी तो ब्रिटिश सरकार इससे बहुत नाराज हुई कि हमारे जहाजों की तलाशी क्यों ली जा रही है, और इस कारण जो है जहाज की तलाशी लेने के कारण ही 1839 से 1842 में चीन और ब्रिटेन के मध्य पहला अफीम युद्ध हुआ। यह युद्ध जो हुआ था वह मूल रूप से अफीम के लिए हुआ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अफीम के लिए भी दुनिया के 2 देश लड़ सकते हैं। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि चीन को युद्ध में पराजित कर दिया। अब चीन ब्रिटेन से पराजित हो गया है। तो चीन पर पहली बार एक तरह से असमान संधि लागू की गई, मतलब ऐसी संधि जिसमें चीन बराबरी पर खड़ा नहीं था। चूंकि चीन यह युद्ध हार चुका था, तो इस संधि से चीन के जो सम्मान और चीन के हितों की बहुत ही उपेक्षा की गई ब्रिटेन के द्वारा। क्योंकि चीन वाले पराजित हो गए थे, इसलिए अब एक तरह से खुद ही अपमानित हो गए थे वो। 1850 से 1864 के बीच में ताइपिंग विद्रोह हुआ। ताइपिंग विद्रोह में चीन की पहली बार जो ताइपिंग विद्रोह था वह चीन का पहली बार राष्ट्रीय और एक तरह से हम ये कहें कि जनतंत्री विद्रोह था, जो चीन में पहली बार हुआ था 1850 से लेकर के 1864 के बीच में।
लेकिन यह सफल नहीं हो पाया ठीक उस तरह से जैसे 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सफल नहीं हो पाया था। 1892 में साम्राज्यवादी शक्तियों ने क्या किया कि चीन को औपनिवेशिक प्रभाव के रूप में चीन को बांट दिया, और चीन का जो पश्चिम की शक्तियां थी, उन पश्चिम की शक्तियों ने एक तरीके से चीन का बंटवारा कर दिया। अच्छा, ये बंटवारा हुआ भी बड़ा गजब। आप देखेंगे कि शांतुंग पर जर्मनी का अधिकार हो गया, जो चीन का शांतुंग वाला इलाका था उस पर जर्मनी का अधिकार हो गया। फुकियन पर जापान का अधिकार हो गया, बंदर बांट लगा हुआ था, फुकियन पर जापान का अधिकार हो गया। मंचूरिया जो है वो रूस के अधीन चला गया, और दक्षिण पूर्वी चीन का जो हिस्सा था वो फ्रांस के हिस्से में आ गया, और मुख्य चीन की जो आधी आबादी बची हुई थी वो ब्रिटेन के कब्जे में आ गई। यानी कि चीन का औपनिवेशिक तंत्रों ने 5 भागों में विभाजन कर दिया। एक भाग जर्मनी को, कोई भाग जापान को, कोई भाग रूस को, कोई भाग फ्रांस को, और कोई भाग ब्रिटेन ने अपने खुद के कब्जे में रखा। तो प्रत्येक साम्राज्यवादी जो देश थे, प्रत्येक साम्राज्यवादी देश को अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में, यानी कि जितना दूर उनका प्रभाव था, उन प्रभाव वाले क्षेत्र में पूंजी के निवेश करने और संचार के हिस्सों में एकाधिकार मिल गया कि वो पूंजी का निवेश कर सकते हैं और संचार में निवेश कर सकते हैं। और अमेरिका भी इस आर्थिक शोषण में, चीन के आर्थिक शोषण में एक तरह से पश्चिमी देशों के साथ खड़ा हो गया। सन 1900 में चीन में बक्सर विद्रोह हुआ। 1900 में क्या हुआ कि चीन में बक्सर विद्रोह की पृष्ठभूमि एक तरह से रख दी गई, जिसका उद्देश्य ये था कि वह जो है चीन में विदेशी प्रभाव और मांचू वंश के शासन का अंत करने के लिए और चीन में एक गणराज्य की स्थापना करने के लिए बक्सर विद्रोह किया गया सन 1900 में। और इस बक्सर विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो थे सन्यात सेन, जिन्हें डॉक्टर सन्यात सेन कहा जाता है। सन्यात सेन का इसमें बहुत बड़ा हाथ था इस बक्सर विद्रोह के लिए। सभी विदेशी शक्तियों ने संगठित होकर के इसका सामना किया। जितनी भी विदेशी शक्तियां थी, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, सभी जो शक्तियां थी उन शक्तियों ने मिलकर इसका मुकाबला किया, और उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए संयुक्त सेनाएं भेज दी। नतीजा ये हुआ कि यह जो बक्सर विद्रोह था ये असफल हो गया, और असफल होने से चीन में विदेशी शक्तियों का प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया। ये बात सन 1900 की है। 1911 में क्रांति हुई और प्रथम गणराज्य की चीन में स्थापना की गई। बक्सर युद्ध की चूंकि दबा दिया गया था, परंतु 1905 में जब ये हुआ कि जापान ने सोवियत संघ को एक तरह से पराजित कर दिया, तो जापान और सोवियत संघ, जापान ने जो सोवियत संघ को हराया, तो चीन वालों को ये लगा कि यार जब छोटा सा देश जापान सोवियत संघ को पराजित कर सकता है, तो हम लोग मिलकर के विदेशी शक्तियों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते। तो चीन में एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और इस क्रांति के नायक एक बार फिर डॉक्टर सन्यात सेन बने, और उन्होंने 3 सिद्धांत चीनियों को दिया। उन 3 सिद्धांत में पहला था जन राष्ट्रवाद, दूसरा था जन प्रजातंत्र, और तीसरा था जन आजीविका। और यह जो 3 शब्द उन्होंने दिए थे, जन राष्ट्रवाद, जन प्रजातंत्र और जन आजीविका, ये 3 शब्द अंततः चीन में काम कर गए, और चीन के लोगों ने 1911 में डॉक्टर सन्यात सेन के नेतृत्व में फिर से विद्रोह किया, और इस विद्रोह ने मांचू वंश के शासन का अंत कर दिया। अभी तक जो चीन में मांचू वंश का शासन था, जिसके लिए बक्सर विद्रोह एक बार पहले हो चुका था, मांचू वंश का शासन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और
नानकिंग शहर में एक जनसभा आयोजित की गई। ये जनसभा दिसंबर 1911 में हुई थी और 1911 में दिसंबर की जनसभा का प्रभाव ये पड़ा कि इस सभा में चीन को एक गणराज्य घोषित कर दिया गया और सन यात सेन अस्थायी राष्ट्रपति चीन के चुन लिए गए। डॉक्टर सन यात सेन चीन के अस्थायी राष्ट्रपति हो गए, परंतु उसी समय चीन में एक प्रधानमंत्री बनाया गया जिनका नाम था युवान शिहकाई। युवान शिहकाई चीन के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक दक्षिणी चीन के हिस्से में एक अलग ही गणराज्य की स्थापना कर दी। मतलब एक गणराज्य सन यात सेन के नेतृत्व में काम कर रहा था, जिसके कि राष्ट्रपति थे सन यात सेन, और दूसरा गणराज्य जो चीन में उसी समय काम कर रहा था उसके प्रधानमंत्री थे युवान शिहकाई। तो सन यात सेन ने क्या किया कि सन यात सेन ने ये कहा कि अगर हम एक बृहद चीन बनाना चाहते हैं तो हमें अपने जो अपनी व्यक्तिगत इच्छा महत्वाकांक्षा है उसको हम दरकिनार कर देते हैं। और सन यात सेन ने ये किया कि चीन की एकता को बनाए रखने के लिए युवान शिहकाई के नेतृत्व में अपना समर्थन दे दिया और अपने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया ताकि चीन किसी भी तरीके से विखंडित न हो सके। फिर हुआ ये कि युवान शिहकाई ने, जब युवान शिहकाई प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने चीन की स्थिति को सुधारने के लिए फिर वही गलत स्टेप उठाना शुरू कर दिया। गलत स्टेप का तात्पर्य यहाँ से ये है कि उन्होंने इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, रूस से, जापान से ऋण लेना शुरू कर दिया। अच्छा, वो तैयार बैठे हुए थे ऋण देने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, युवान शिहकाई ने ऋण लेना शुरू कर दिया। शिहकाई का यह कार्य जो है 1911 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के सिद्धांत के बिल्कुल ही विपरीत था, क्योंकि उसमें यह कहा गया था कि हम जन प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे। तो सन यात सेन के अनुयायियों ने इसका विरोध किया कि यह कृत्य जो है शिहकाई द्वारा किया गया गलत है। शिहकाई को अपनी पार्टी से और जापान से भी अपमानित होना पड़ा। इस अपमान के परिणाम स्वरूप हुआ ये कि जून 1916 में युवान शिहकाई की मृत्यु हो गई और चीन में एक नए राष्ट्रपति बने जिनका नाम था ली युवान हंग। ली युवान हंग जो है ये चीन के नए राष्ट्रपति बन गए। 1917 में सोवियत संघ में समाजवादी क्रांति हो गई और इसका असर चीन पर भी पड़ा, क्योंकि चीन में सन यात सेन के सहयोग से चांग काई शेक ने सोवियत संघ में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद उन्होंने चीन में वंपाओ सैन्य अकादमी की स्थापना की थी। 1925 में सन यात सेन की भी मृत्यु हो गई और सन यात सेन की मृत्यु होने के बाद चांग काई शेक के हाथ में इस पार्टी का नेतृत्व आ गया। तो चांग काई शेक जो थे वह साम्यवाद के प्रबल विरोधी थे, उन्हें साम्यवाद पसंद नहीं था और 1927 में चांग काई शेक ने चीनी साम्यवादियों का सफाया करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि साम्यवादी दल के नेता ली सांग थे उस समय, जिन्होंने इस दमन के खिलाफ एक तरह से आवाज उठाई और विद्यार्थी दल ने इनका समर्थन कर दिया, ली सांग का। 1935 में माओ से तुंग ने चीनी साम्यवादी दल का जब नेतृत्व प्राप्त किया तब चीन में साम्यवादी दल एक तरह से मुखरता के साथ सामने आया और माओ से तुंग ने कुओमिंतांग पार्टी का मुकाबला करने के लिए खुले युद्ध के स्थान पर इन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया माओ से तुंग ने, और उस देश के किसानों को अपने साथ मिलाया।
माओ से तुंग ने सशस्त्र संघर्ष और संयुक्त मोर्चे की दुतरफा नीति अपनाई और 1937 से 1945 तक में इन्होंने क्या किया कि सफल साम्यवादी क्रांति की पृष्ठभूमि एक तरह से तैयार कर ली। यह वह दौर था 1937 से 1945 का, जबकि दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के कगार पर चल रही थी। मतलब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उस समय चीन पर एक तरह से अप्रत्यक्ष नियंत्रण साम्यवादियों के हाथ में था। चीन का नियंत्रण साम्यवादियों के हाथ में था अप्रत्यक्ष रूप से। इस समय तक 10 लाख व्यक्तियों की एक लाल सेना तैयार हो चुकी थी और चीन में 27 मुक्त क्षेत्र स्थापित किए जा चुके थे 1945 में। वर्ष 1946 में कोमितांग पार्टी और साम्यवादियों के मध्य सत्ता संघर्ष शुरू हो गया 1946 में। 1949 में कोमितांग पार्टी का पतन हो गया, कोमितांग शासन का पतन हो गया और साम्यवादियों ने चीन के शासन पर अधिकार कर लिया और 1 अक्टूबर 1949 को माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना की गई और तब से चीन जनवादी गणराज्य है। हालांकि उसके संविधान के बारे में हम फिर अपने किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे और लोगों को जरूर शेयर करें। नमस्कार।